सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग चैप्टर 2 मापन और मात्रक यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि आज हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपने चीजों को कितना अच्छे से समझा है, आपने चीजों को कितना बढ़िया से जाना है, अगर ये परखना है तो आपको सवाल हल करने चाहिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो चलिए आजमाते हैं कि आपने इस चैप्टर को कितना बारीकी से समझा है, आपने इस चैप्टर को कितना बढ़िया से जाना है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं आज के सफर पर। और यह है हमारा पहला सवाल। चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र है। अब जो भी बच्चे क्लास 11 के हैं उनके लिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स उनके लिए बिल्कुल नया सा है। लेकिन जो भी बच्चे क्लास 12 के हैं उनको पता है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स एक भौतिक राशि है जिसका फॉर्मूला होता है फाई, ये चुंबकीय फ्लक्स को दिखा रहा है, इज इक्वल टू बी इंटू ए, जहां पर बी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ए है क्षेत्रफल। यानी अगर आपको चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र चाहिए तो आपको बी का विमीय सूत्र चाहिए, आपको ए का विमीय सूत्र चाहिए। ए का विमीय सूत्र तो पता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र देखो बच्चा, आपके सिलेबस में, आपके बुक में बहुत सारे विमीय सूत्र दिए हैं। तो क्या पूरे के पूरे विमीय सूत्रों को याद करना संभव है? ना, बिल्कुल ये संभव तो नहीं है कि आप पूरे के पूरे विमीय सूत्रों को याद कर लें। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस चैप्टर में आप तीन चीजों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र और विमीय सूत्र। क्योंकि इस चैप्टर में बिना विमीय सूत्र के आप कुछ कर भी नहीं सकते और पूरे के पूरे विमीय सूत्रों को याद भी नहीं कर सकते। तो रास्ता क्या है? रास्ता यह है बच्चा कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको भौतिक राशियों का ज्ञान होता जाएगा, आप उनके फॉर्मूलों को याद रखेंगे। जैसे कि मैंने यहां पे याद रखा कि फाई इज इक्वल टू बी ए होता है, चुंबकीय फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए है। अब मुझे बी का विमीय सूत्र नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक फॉर्मूला पता है जो कि क्लास 12 के बच्चों को पता होगा कि जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है, F इज इक्वल टू आई एल बी। उस बल को कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, F इज इक्वल टू आई एल बी, जहां पे आई विद्युत धारा है, विमीय सूत्र मालूम है, L लंबाई है, विमीय सूत्र मालूम है। तो पहले मैं यहां से B का विमीय सूत्र निकाल सकता हूं, B इज इक्वल टू F अपॉन आई एल। और यही तरीका है बच्चा, आप पूरे के पूरे विमीय सूत्रों को याद नहीं कर सकते। हाँ, आप ज्यादा से ज्यादा विमीय सूत्रों को याद करने की कोशिश करिए। ज्यादा से ज्यादा अगर आप विमीय सूत्र याद करेंगे तो उतनी ही आपको सुविधा होगी। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको विमीय सूत्र याद नहीं है तो आप फॉर्मूले याद रखिए, उस भौतिक राशि का नॉलेज रखिए, ज्ञान रखिए। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। तो फाई इज इक्वल टू बी ए है, ओके, एफ इज इक्वल टू आई एल बी है, ओके, बी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन आई एल। तो यहां से मैं फाई को क्या लिख सकता हूं बच्चा? फाई इज इक्वल टू लिख सकता हूं एफ अपॉन आई एल इंटू ए। अब क्या मुझे एफ का विमीय सूत्र नहीं मालूम है? बिल्कुल मालूम है, ये होता है एम एल टी माइनस टू। बल के लिए है एम एल टी माइनस टू, विद्युत धारा के लिए आप ए लिख देंगे, लंबाई के लिए एल लिख देंगे, क्षेत्रफल के लिए एल का स्क्वायर लिख देंगे। तो क्या क्या कट जाएगा? यहां से आप काट दीजिए किसको? एल से एल कट गया, तो ये आ जाएगा एम एल का स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन। और अब मिला लीजिए, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन, पहले का पहला, ए इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस लेक्चर में हम लोग यही करने वाले हैं, केवल आंसर पे टिक करके आगे नहीं बढ़ जाएंगे बच्चा, एनालाइज करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि आंसर कैसे आता है। इसीलिए तो थंबनेल में लिखा गया है कि अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको इस चैप्टर
को पूरा का पूरा समझने में से कोई नहीं रोक पाएगा। पूरा आप चैप्टर समझ जाएंगे कि ये चैप्टर है क्या, इस चैप्टर में करना क्या है और इस चैप्टर में कैसे करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे देखिएगा आपको अच्छा लगेगा, आपके अंदर से फीलिंग्स आएंगी, अरे यार मजा आ रहा है करके, मजा आ रहा है, बस मजा ही तो आना चाहिए। देखो बच्चा, जिस चीज में मजा आ गया वो फिर काम नहीं है। खेलने में मजा आता है, आप 24 घंटा खेल सकते हैं। मूवी देखने में मजा आता है, मूवी देखने में इंजॉय करते हो, आप मूवी को इंजॉय करते हो, 24 घंटा मूवी देख सकते हो। पढ़ने में मजा आ गया, जिस दिन पढ़ने में मजा आ गया वो काम नहीं है, वो काम नहीं है। फिर जिस चीज में आप इंटरेस्ट लगने लग गए, जिस चीज को आप इंजॉय करने लगे, फिर वो आपके लिए काम नहीं रह जाता। फिर आप उसको 24 घंटे में 124 घंटे कर सकते हो। यह अतिशयोक्ति हो गई, लेकिन हाँ, अगर आप चीजों को इंजॉय कर रहे हैं फिर वो आपके लिए काम नहीं है, और आपको यही तो करना है। आप बोझ मत समझिए पढ़ाई को, ये वही चीज है, ये वही हथियार है जो आपको आगे जीत दिलाएगी, जीत, विक्ट्री। चलिए, यह है क्वेश्चन नंबर 2। एक ही विमा वाली भौतिक राशियों का युग्म है, तो क्यों ना सभी राशियों के विमीय सूत्रों को लिख कर देख लिया जाए। और मैं चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से आंसर देने की कोशिश करिए, और उसके बाद अगर आप आंसर नहीं दे पाते हैं तो फिर आप वीडियो को कंटिन्यू करिए और देखिए कि उसका आंसर क्या होगा और उसको कैसे सॉल्व करना है। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हमने लिए हैं प्रीवियस ईयर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चन से आपको ये आइडिया हो जाएगा, इन सवालों से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आखिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते कैसे हैं, किस प्रकृति के आते हैं, किस लेवल के आते हैं। ओके बच्चा, तो बताइए बल का विमीय सूत्र क्या है। बहुत आसान है, अभी तो हमने लिखा था MLT-2, ये बल का विमीय सूत्र है। टाइम लगेगा बच्चा, ये वीडियो लेक्चर लंबा होने वाला है, लेकिन ज्ञान भरपूर मिलने वाला है आपको। बल का विमीय सूत्र बताइए, MLT-2 होता है बल आघूर्ण। आप नहीं जानते बल आघूर्ण क्या है, आपको पढ़ना है बल आघूर्ण के बारे में, फिर भी मैं आपको यहां बता दूं कि बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू लंबवत दूरी होती है, लंबवत दूरी। थोड़ा सा वक्त का इंतजार करिए, वक्त आने पर आप इन सारी चीज़ों को समझेंगे, और जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनको तो पता ही है। तो बल का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, MLT-2, लंबवत दूरी है तो दूरी ना, तो L, तो ये हो जाएगा ML2T-2। यानी कि बल आघूर्ण का विमीय सूत्र कितना हो गया, बल आघूर्ण का विमीय सूत्र हो गया ML2T-2। ओके, ये दोनों मैच हो रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। कार्य और ऊर्जा, कार्य का विमीय सूत्र होता है ML2T-2, ऊर्जा का भी विमीय सूत्र होता है ML2T-2। यानी ये हमारा सही आंसर होना चाहिए। लेकिन क्या और भी सही आंसर हो सकते हैं, चेक कर लेते हैं। बल के लिए MLT-2, आवेग देखो क्या होता है बच्चा, आवेग होता है बल में आपको अल्प समय अंतराल का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा आवेग। तो ये हो जाएगा MLT-2 इंटू टाइम, यानी कि आपको क्या मिला, आपको मिला MLT-1। ओके, ये मिल गया आपको आवेग MLT-1। तो क्या ये किसी भी एंगल से समान दिख रहे हैं क्या बच्चा, बिल्कुल नहीं। रेखीय संवेग बहुत आसान है, रेखीय संवेग, बस आप आंसर पे फोकस ना करो, सीखने पे फोकस करो। रेखीय संवेग क्या होता है, रेखीय संवेग हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान के लिए m, वेग के लिए LT-1, तो ये हो जाएगा MLT-1। कोणीय संवेग, चलो उसको भी बता देते हैं आपको, कोणीय संवेग भी बता देते हैं। रेखीय संवेग तो आपके सामने है, कोणीय संवेग का क्या हो जाएगा विमीय सूत्र देखिएगा। कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है, कोणीय संवेग जड़त्वाघूर्ण
जड़त्व आघूर्ण इंटू दूरी, दूरी नहीं, हम संवेग की बात कर रहे हैं ना। तो देखो रेखीय संवेग में द्रव्यमान लिया है, द्रव्यमान की जगह पे यहां पर हम लोग जड़त्व आघूर्ण लिखते हैं। वेग लिया है, कोणीय वेग लेंगे बच्चा, कोणीय वेग। ओके, जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है mr², कोणीय वेग होता है θ/t, कोणीय विस्थापन बटा समय। तो क्या हो गया, ये m हो गया, ये l² हो गया। थीटा विमाहीन है, थीटा यानी कि कोणीय विस्थापन कोण ही है, इसका कोई विमा नहीं है। ml2 ये हो जाएगा t-1। कोणीय संवेग का विमीय सूत्र हो गया ml2 t-1। तो क्या ये बराबर है किसी भी एंगल से? तो अगर आप क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करते हैं तो सोचिए, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको ज्ञान मिलता जाएगा। और इन चीज़ों को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर ये चीज़ें रिपीट होती हैं, दिमाग में आपके बैठता चला जाएगा। और यही तो करना है, एक ही बार में किसी भी चीज़ को रटने की कोशिश ना करें, एक ही बार में रटने की कोशिश ना करें। ये तरीका है, आप बस सिस्टम से चलते जाइए, चीज़ों को सॉल्व करते जाइए। रेखीय संवेग, बल आघूर्ण, आवेग, कोणीय संवेग, एक क्वेश्चन में इतने सारे विमीय सूत्र आपको याद हो जाएंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर है कार्य और ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांक नियतांक का मान, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, इसका वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। और ये ऑप्शन गलत दिया है, ये जूल सेकंड होगा, जूल सेकंड। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आप देखिए कैसे फंसाते हैं ये आपको। सबकी वैल्यू सेम दी है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, आंकिक मान सब में समान दिया है, बट इन्होंने आपको मात्रक में फंसा दिया है। तो अगर आपने चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ा तब तो आप कन्फ्यूजिया आ जाएंगे। ये वही तो चाहते हैं कि बच्चे कन्फ्यूजिया आ जाएं, लेकिन आपको उनकी जाल में फंसना नहीं है। आपको स्पाइडरमैन बनना है और अपना जाल खुद फेंकना है। ठीक है, तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये है प्लांक नियतांक का मान। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्लांक नियतांक की विमा, ओके, प्लांक नियतांक जिसको हम H से दिखाएंगे, जड़त्व आघूर्ण जिसको हम I से दिखाएंगे, इन दोनों की विमाओं का अनुपात चाहिए। यानी आपको H का विमीय सूत्र चाहिए, आपको I का विमीय सूत्र चाहिए। तो I बराबर, तो मैंने बताया mr² होता है, आराम से निकल जाएगा विमीय सूत्र। H कहां से आएगा? देखो एक फॉर्मूला है, E = h न्यू, ये रेडिएशन का एनर्जी है, विकिरण की ऊर्जा दी जाती है E = h न्यू से। न्यू जहां पे आवृत्ति है, तो यहां से आप H = E/न्यू निकाल सकते हैं। E ऊर्जा है, तो E/न्यू आ गया, तो ये हो जाएगा E/न्यू mr²। अब रख दीजिए यार, क्या दिक्कत है, समस्या क्या है? ऊर्जा, एनर्जी का विमीय सूत्र कितना होगा? ml2 t-2, आवृत्ति का विमीय सूत्र t-1 कैपिटल M l²। हल करिए, कितना मिल रहा है देख लीजिए। इस M से इस M को काट दो, ओके, इस l² से इस l² को काट दो, क्या मिला आपको? M। ओके, M तो 0 हो गया, L भी 0 हो गया, t-1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यानी t-1 मिलेगा। और t-1 किसका है? t-1 तो आवृत्ति का ही होता है ना बच्चा। t-1 किसका है? आवृत्ति का है। तो यही तो सवाल है कि प्लांक नियतांक की विमा और जड़त्व आघूर्ण की विमा का अनुपात क्या है? तो ये आपके सामने है। ओके, T इनवर्स है जो कि आवृत्ति का है, फ्रीक्वेंसी का है। इतनी आसानी से सवाल बनते हैं। अब देखो, आपको लोग डरा देते हैं, आपको डरा दिया जाता है, भाई JEE है, नीट है। ना ना ना, आपको ना फंडामेंटल्स पे फोकस करना है, आधारभूत ज्ञान होना चाहिए आपके पास। कोई नहीं रोक पाएगा रे, कोई नहीं रोक पाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। द्रव्यमान की विमा m है, लंबाई की विमा l है, और समय की विमा t है, और धारा के लिए I लिख लिया है। प्रतिरोध की विमाएं बताइए। बहुत आसान है ये। प्रतिरोध तो मालूम है ना कि R = V/I है,
बताइए कौन सा नियम है ये? क्या ये ओम का नियम है? बिल्कुल है। R इक्वल टू वी अपॉन आई। V का फॉर्मूला होता है W बाई क्यू। I तो I है, देखो I एक मूलभूत राशि है, धारा है। W का विभेद सूत्र आप क्या लिखेंगे? ML2T-2 लिखेंगे। Q के लिए क्या लिखेंगे? Q नीचे आ जाएगा, Q के लिए लिखते हैं आप I इंटू टी। Q बराबर होता है I इंटू टी। आवेश बराबर होता है विद्युत धारा इंटू समय। क्लास 12 के बच्चों को अच्छे से पता है। अगर अच्छा क्लास 10 में भी तो आपने इसको पढ़ा है, तो आपको पता ही होगा कि आवेश बराबर होता है विद्युत धारा इंटू समय। तो I इंटू टी लिख देंगे, और एक I ऑलरेडी है, ये हो गया। तो ये आ गया ML स्क्वेयर T-3 I का पावर -2। कोई दिक्कत? देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? ML2। आप बताइए ML2 ये है, T-3 है लेकिन -1 है, सॉरी I -1 है ना, -2 वाला, -2 ये है। ML2 T-3 -2, ML2 T-3 सॉरी I -2। ओके, इसको मैच कर लीजिए आप। कोई दिक्कत यहां पर नहीं है तो आगे बढ़ो। नंबर 6, निम्न 5 भौतिक राशियों में से कौन सी दो एक जैसी विमाएं रखती हैं? अपवर्तनांक का कोई विमेय सूत्र नहीं होता, परावैद्युत नियतांक का कोई विमेय सूत्र नहीं होता। चुंबकीय क्षेत्र जब आप लेंगे तो वहां पर विद्युत धारा आ जाएगा, और इन दोनों में विद्युत धारा होना नहीं है, यानी ये भी आपके खेल से बाहर है। इसका विमेय सूत्र होता है, आप निकाल सकते हैं। पीछे आपने देखा ना क्या था? चुंबकीय क्षेत्र F इक्वल टू हमने बोला ILB, तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा? F अपॉन IL। तो ये हो जाएगा ML2, सॉरी ML2 नहीं है, बल है ना बस। तो ये हो जाएगा MLT-2 बाई A और L, लंबाई कट जाएगा, ML 0 आ जाएगा, T-2 आ जाएगा और A -1 आ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का विमेय सूत्र निकाल लिया आपने। ऊर्जा घनत्व क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। ऊर्जा घनत्व, जब हम लोग केवल घनत्व की बात करते हैं, एक्चुअली में वो जब केवल आप घनत्व बोलते हैं तो द्रव्यमान घनत्व है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है द्रव्यमान घनत्व। तो जब हम लोग बात करेंगे ऊर्जा घनत्व की, तो हम लोग बात कर रहे हैं ऊर्जा बट्टे घनत्व की, सॉरी ऊर्जा बट्टे आयतन की। तो ऊर्जा बट्टे आयतन यानी कि एकांक आयतन में जो ऊर्जा है उसे हम लोग कहते हैं ऊर्जा घनत्व। ओके, ऊर्जा का विमेय सूत्र ML2T-2, आयतन के लिए L3, कितना हो गया ये? ML-1T-2। ML-1T-2 ऊर्जा घनत्व का विमेय सूत्र ML-1T-2। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग है बच्चा ये, यंग प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ेंगे आप आगे चैप्टर 9 में, ठोसों के गुणधर्म में। यंग प्रत्यास्थता गुणांक ये होता है प्रतिबल अपॉन विकृति, प्रतिबल अपॉन विकृति, प्रतिबल अपॉन विकृति, प्रतिबल अपॉन विकृति। विकृति विमाहीन है, इसकी कोई विमा नहीं है। प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा ML2 नहीं, MLT-2 बटा L स्क्वेयर। सॉल्व करने पे मिल गया ML-1T-2, 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 1 और 4। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जब भी हम लोग बोलते हैं कि आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो ये नहीं बोलते कि आप आंसर याद करके आगे बढ़ जाइए। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए, ये नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये और ये होगा तो क्यों होगा। ML-1T-2, ML-1T-2। प्लांक नियतांक विमीय रूप से समकक्ष है। प्लांक नियतांक की विमा देख लेते हैं। देखो ऊर्जा का विमीय सूत्र कितना है? ऊर्जा का विमीय सूत्र है, इसको रेड में लिखता हूं यहां पर, तब दिखेगा बढ़िया से, ML2T-2। और रेखीय संवेग का बताया गया था आपको,
एम एल टी माइनस वन, पीछे बताए तो हैं आपको। कार्य कितना होता है, ये भी होता है एम एल टू टी माइनस टू। कोणीय संवेग का कितना होगा, पीछे आपको बताया गया था। कोणीय संवेग देखो कहां पे है, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग कहां है बच्चा, देखो कोणीय संवेग, कोणीय संवेग एम एल टू टी माइनस वन, कोणीय संवेग है एम एल टू टी माइनस वन। कहां गया हो, एम एल टू टी माइनस वन, अच्छे से लिखना पड़ेगा, एम एल टू टी माइनस वन। अब आपको करना क्या है, अब आपको प्लांक नियतांक का विमेय सूत्र निकाल लेना है। E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, H इज इक्वल टू ई अपॉन न्यू आ जाएगा। E का विमेय सूत्र कितना है, ऊर्जा है, तो ml2 हो जाएगा, T माइनस टू हो जाएगा, T माइनस वन हो जाएगा। अरे आवृत्ति है ना, तो T माइनस वन हो जाएगा, ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ml2 T माइनस वन। तो क्या ये आंसर है, क्या ये आंसर होगा, बी होगा आंसर, ml2 T माइनस वन। ये तो हो गया हार्ड वर्क, आपने इतना मेहनत किया कार्य का, ऊर्जा का, रेखीय संवेग का। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी सी समझदारी है तो हमने बोहर का अभिग्रहित पढ़ा है। बोहर अभिग्रहित क्लास 11 के बच्चों ने अभी इसके बारे में नहीं सुना होगा। हम लोग बात कर रहे हैं परमाणु मॉडल की। बोहर का जो परमाणु मॉडल है उसके 3 अभिग्रहित हैं। उसमें एक अभिग्रहित ये भी है कि कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग क्वांटाइज्ड होता है, कोणीय संवेग क्वांटीकृत है। कैसे देते हैं कोणीय संवेग को, कोणीय संवेग इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, एन एच अपॉन टू पाई। हम ये कहते हैं, बोहर का यह अभिग्रहित कहता है कि जो कोणीय संवेग होता है इलेक्ट्रॉनों का, जो स्थायी कक्षा में घूमते हैं, क्या होना चाहिए, एच अपॉन टू पाई का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, एच अपॉन टू पाई का हमेशा पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो बच्चा n का कोई भी मान नहीं है, 2 का कोई भी मान नहीं है, पाई का कोई भी मान नहीं है, तो जो विमा h का होगा वही विमा कोणीय संवेग का भी होगा। तो आपको इतना लंबा नहीं जाना है, अगर ये आपको मालूम है। हालांकि जरूरी नहीं है कि मौके पर आपको ये चीज़ें याद आ जाएं, तो ये चीज़ें भी काम आती हैं। अगर याद है तो आप फटाक से ये कर सकते हो कि यार कोणीय संवेग तो एन एच अपॉन टू पाई है, एन का कोई विमा नहीं है, 2 पाई का कोई विमा नहीं है, यानी जो विमा एच का है वो विमा कोणीय संवेग का भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक कण का वेग, चलिए देखते हैं क्या है भाई कण का वेग। वेग निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। आपको ए बी सी की विमाएं निकालनी है, आसान है। हम जानते हैं विमीय समांगता के सिद्धांत से कि जो विमा v का होगा वो विमा इस वाले पद का भी होगा और वो विमा इस वाले पद का भी होगा। विमीय समांगता के सिद्धांत से किसी भी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों में जो भी पद होते हैं उनकी विमाएं समान होनी चाहिए। v वेग है तो इसका विमा हो गया LT माइनस वन। तो जो विमा v का है वही विमा किसका होना चाहिए, AT का भी होना चाहिए। और t इसमें क्या है बच्चा, t बोला है कि समय है, t तो समय ही होगा ना, तो t समय है, तो ये हो गया कैपिटल T। a की विमा कितनी आ गई, LT माइनस वन बटे कैपिटल T, ऊपर जाके माइनस, तो a की विमा आ गई LT माइनस टू। देखिए a की विमा आ गई LT माइनस टू। और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, ये क्वेश्चन आपको मिला था असाइनमेंट के लिए। तो LT माइनस टू यहाँ भी है, LT माइनस टू, बस यही है, यानी आंसर यही होगा LT माइनस टू। बाकी भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अब देखो हम ये जानते हैं ना कि समान विमाएं वाली राशियां ही जोड़ी व घटाई जा सकती हैं। केवल उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जाता है जिनकी विमाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। यानी जो विमा T का होगा वही विमा C का भी होगा। देखिए T आ गया। अब L की विमा कैसे निकालेंगे, B अपॉन T प्लस C की विमा कितनी होनी चाहिए, जो विमा V का है LT माइनस वन।
इसमें बी का भी मान आपको पता नहीं है, टी का भी मान कैपिटल टी होगा प्लस कैपिटल टी होगा, तो इसको 2t मत लिख देना हम बस यहाँ पे बता रहे हैं LT-1, ठीक है। तो अब देखिए t हो जाएगा, t इधर जाके इंटू होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो ये भी t है ये भी t है, तो आप यहाँ पे केवल t रख के काम चला लो, तो आपको मिल जाएगा t का इंटू एल, बी का भी मान कितना आ गया, एल आ गया। तो आपका आंसर क्या है बच्चा, आंसर है बी। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, सभी पक्ष और विपक्ष पे नजर डालिए, इसको बोलते हैं अपने दिमाग को ब्रॉड करना, अपने दिमाग को फैलाना। किसी ने कहा है, मैंने नहीं कहा, किसी ने कहा है कि दिमाग और छाता जब खुले हुए हों तभी काम के होते हैं, क्योंकि अगर वे बंद हैं तो केवल कैसे लगेंगे, बोझ के समान लगते हैं। तो आपका दिमाग खुला हुआ होना चाहिए, आपका दिमाग ओपन होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए, दुनिया भर की चीजें सभी पक्षों और विपक्षों पे आपको एनालाइज करना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9 बहुत ही आसान सा सवाल है ये, इसको तो आप खुद कर लोगे, इसका आंसर दाब आएगा। देख लीजिए M1 L-1 T-2 किसका भी सूत्र होता है, ML-1 T-2, ये दाब का भी सूत्र है बच्चा, ये आंसर हो जाएगा ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का वीमा आपको बताना है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये है क्या, ये विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व है। ये क्या है बच्चा, ये विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व है बच्चा, बालक बालिका, क्या है ये, विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व है। और ऊर्जा घनत्व बताया कि आपको ऊर्जा बटे आयतन, ऊर्जा बटे आयतन। तो ऊर्जा घनत्व कोई सा भी हो, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व हो, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व हो, सभी ऊर्जा घनत्व का विमेय सूत्र उठना ही होगा। कितना आया था, अभी तो हमने इसको सॉल्व किया था, ml2 T-2 L3 कितना आ गया, ML-1 T-2। देखिए कहां पर है ये, ML-1 T-2, आंसर बी, 10 का आंसर बी, ML-1 T-2, ML-1 T-2, कोई दिक्कत यहां पर। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये ऊर्जा घनत्व है, विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व है, ये ऊर्जा बटे आयतन, एकांक आयतन में जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। यूं आप निकाल लोगे, डरने की जरूरत नहीं है कि यार कि एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगी, ई की विमा क्या होगी। आप थोड़ा सा समझदारी लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए कि ये तो ऊर्जा घनत्व है ना, तो इसका भी विमेय सूत्र उतना ही होगा जितना कि ऊर्जा घनत्व का होता है। चलिए आगे बढ़िए। अब ये देखिए ये क्या मिल गया है यार, ये क्या दे दिया आपको, आप डर जाएंगे, बच्चे डर जाते हैं इसको देख के। ये है क्या, -1/2 है। एक्चुअली में क्या हो जाएगा, अगर आप इसको जमा के देखोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। हाँ, क्लास 11 के बच्चों ने इसे नहीं देखा, उनको इसका आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपको पता है कि ये क्या है। ये क्या है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, क्या है ये, कहीं देखा है इसको? पहले मैं नाम बता दूं, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है फ्री स्पेस का विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है ये, और ये निर्वात की चुंबकशीलता है। एक तो रास्ता ये है कि आप एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र रख दीजिए, μ0 का विमेय सूत्र रख दीजिए, फिर ये जो यहाँ पर सॉल्व वाला करके आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं पहले μ0 का विमेय सूत्र निकालूं, फिर एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र निकालूं, क्या इतना समय होगा मेरे पास? ना, इतना समय आपको कंज्यूम करने के लिए वो देंगे ही नहीं। जरूर कुछ शॉर्ट तरीका होगा, क्या है? लेकिन अगर मैं देखूं, अगर मैंने पढ़ा है चीज़ों को तो मुझे पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये है विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल। किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल दी जाती है इस वाले समीकरण से। यही तो फॉर्मूला होता है बच्चा। मैं क्लास 12th वालों से पूछ रहा हूं, क्या आपको याद है ये? C = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। विद्युत
चुंबकीय तरंगों की चाल इस समीकरण से दी जाती है। यानी ये किसको दिखा रहा है? ये चाल को दिखा रहा है। और चाल का विमेय सूत्र कितना होता है? चाल का विमेय सूत्र होता है LT-1। चाल का विमेय सूत्र होता है LT-1। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको बस डराया जा रहा है, आपके अंदर का डर खत्म करना है। बच्चा, ये डरने वाली बात ही नहीं है। लोग आपको डरा रहे हैं, डर कभी इतना से बच्चा, डरना नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़िए। ये तो बहुत आसान है यार। आपको प्रेडिक्शन त्रुटि निकालनी है। प्रेडिक्शन त्रुटि कैसे निकालेंगे आप? डेल P अपॉन P इंटू 100 कर देता हूं। इधर क्या हो जाएगा देख लो, डेल A अपॉन A, डेल B अपॉन B, डेल C अपॉन C, डेल D अपॉन D, प्लस प्लस प्लस। लेकिन एक चीज और है, मैं भूला नहीं हूं, जो घात होता है उन घातों का गुणा भी तो किया जाता है ना बच्चा। परसेंट लगा दो, और क्या, परसेंट लगा दीजिए, 100 का इंटू कर दीजिए। 3 डेल A बाई A देखो कितना है? 1% है बच्चा। कितना है? 1%। डेल B बाई B का परसेंट कितना है? 2% है बच्चा, 2%। और डेल C बाई C कितना है? 3% है। डेल D बाई D कितना है? 4% है। तो कितना आ गया? 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 7, 3 10 4, 14%। ये त्रुटियों का संयोजन है। आप लेते हैं यार ये कौन सा टॉपिक है, त्रुटियों का संयोजन कौन पढ़ता है? ये सब क्वेश्चंस कहाँ आएंगे काम, कहाँ आता है? देखो नीट 2013, यही तो आपका सपना है ना, यही तो आपका लक्ष्य है ना। कुछ भी नहीं छोड़ना है। ऐसा तो समझना ही नहीं कि ये काम का नहीं है। अबे जो लगता है जो काम का नहीं है वही ज्यादा काम का होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा A। सब कुछ पढ़ना है, बहुत बारीकी से पढ़ना है। चलिए आगे चलें। बल F, वेग V, समय T को मूल मात्रक मान लिया जाए। बल मूल मात्रक है। एक नई पद्धति होगी कोई किसी पैरेलल यूनिवर्स में। बल मूल मात्रक है, वेग मूल मात्रक है, समय मूल मात्रक है। तो द्रव्यमान की विमाएं बतानी है। द्रव्यमान की विमाएं बताइए। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा ना कि बल बराबर होता है, ये वाला फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। F इक्वल टू मा, फोर्स इक्वल टू M इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का विमा F है, यही तो मूल है। तो इसको आपको नहीं लिखना है MLT-2, क्योंकि जो पैरेलल यूनिवर्स है उनके लिए क्या है, ये एक मूल मात्रक है। द्रव्यमान को आप M लिख लो। त्वरण को कैसे लिखेंगे, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि त्वरण क्या है। तो त्वरण क्या लिखेंगे आप? त्वरण को हम जानते हैं ना भाई, त्वरण क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। यानी इसको आप लिख सकते हैं V बाई T। वेग में परिवर्तन बटा समय। वो वेग V समझते हैं क्योंकि उन्होंने बोला है कि वेग मूल मात्रक है, समय भी मूल मात्रक है। तो यहां पे आप त्वरण को क्या लिखेंगे? त्वरण को लिखेंगे V बाई T। त्वरण को आप लिखेंगे V बाई T, तब यहां से आ जाएगा F इंटू T V का -1। ये हो जाएगा M का विमा, F T V -1। कौन सा है? F T V -1। F T V -1 ये वाला है क्या? देखिए F T V -1, F T V -1, देखिए यही है क्या आंसर? F T V -1। अब देखो ये मत कर लेना कि F को लिख दिया MLT-2, वेग को लिख दिया LT-1। उन्होंने बोला है ये मूल मात्रक है, ये मूल मात्रक है, ये मूल मात्रक है। तो मूल मात्रकों में ही रखना है आपको। यदि ऊर्जा कैपिटल E, वेग V, समय T को मूल राशियां मान लिया जाए तो पृष्ठ तनाव की विमा होगी। पहले तो पृष्ठ तनाव क्या है? हु इज गमोरा? देखते हो ना टाइटल में लड़ाई होता है तो वेयर इज गमोरा, तो हु इज गमोरा। तो भाई पृष्ठ तनाव का है क्या? पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव इक्वल टू होता है बल बटा लंबाई। ये उसका गणितीय रूप है। भौतिक अर्थ आप समझेंगे जब आप
फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे, द्रवों के जब गुणधर्म पढ़ेंगे, तब आपको बताया जाएगा कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो बल लेकिन बल यहां पर बोल दिया है कि भाई बल क्या नहीं है, बल यहां पर मूल नहीं है, ऊर्जा मूल है, वेग मूल है और समय मूल है। तो बल में मैं क्या करूं कि ये ऊर्जा बन जाए, लंबाई में मैं क्या करूं कि ये वेग या समय बन जाए। तो मैं बल में क्या कर रहा हूं, बल में इंटू कर दे रहा हूं लंबाई का, और लंबाई में भी लंबाई का इंटू कर दूंगा तो लंबाई का वर्ग हो जाएगा। बल इंटू लंबाई करेंगे, देखिए बल का विमेय सूत्र है mlt-2। इसमें अगर मैं लंबाई का इंटू करता हूं तो ये बन जाएगा ml2t-2, यानी ये क्या बन जाएगा, ये ऊर्जा बन जाएगा। ml2t-2 किसका विमेय सूत्र है, ई का विमेय सूत्र है। बल इंटू लंबाई आपका ऊर्जा बन गया, लेकिन लंबाई को आप मूल नहीं दिया है यहां पर, तो लंबाई को क्या करेंगे, हम जानते हैं ना कि v बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, यानी L/T होता है। तो क्या यहां से L को, लंबाई को v इंटू टी नहीं लिखा जा सकता, v इक्वल टू L/T, दूरी बटा समय, विस्थापन बटा समय, v इंटू टी लिख दीजिए। लंबाई को क्या लिखेंगे आप, v इंटू टी, तो इसको लिया है v और इसको लिया है t, v मा लिखना है तो कैपिटल टी के फॉर्म में लिख देते हैं, v इंटू कैपिटल टी लिख देंगे, इसका स्क्वायर भी है। ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा e v-2 t-2। कोई दिक्कत यहां पर, जो मूल राशि दी गई है आपको पृष्ठ तनाव का विमेय सूत्र उन मूल राशियों के रूप में ही लेकर आना है। पृष्ठ तनाव बल बटा लंबाई तो होता है, लेकिन बल क्या नहीं है, बल नहीं है क्या, बल नहीं है क्या, बल मूल नहीं है। तो हमने बल में लंबाई का इंटू कर दिया, लंबाई में लंबाई का इंटू कर दिया, लंबाई का वर्ग हो गया, बल इंटू लंबाई किया तो हमको क्या मिल जाएगा, ऊर्जा मिल जाएगा। ई मिल गया। लंबाई को कैसे लिख सकते हैं, v और t के फॉर्म में, v इंटू टी लिख सकते हैं। सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा e v-2 t-2। अब इसको याद मत कर लेना, इसको रट मत लेना कि यार पृष्ठ तनाव का विमेय सूत्र इतना होता है। ये उस कंडीशन में होता है या उस पद्धति में होता है जहां पर e को क्या लिया है, मूल राशि लिया है, वेग को मूल राशि लिया है और समय को भी मूल राशि लिया है, तब ऐसा होगा। लेकिन आप कौन सा पद्धति पढ़ रहे हो, ऐसा ही पद्धति जिसमें 7 मूल राशियां आपको मालूम है कौन कौन सी हैं। चलिए आगे चलते हैं। दाब की विमाएं इनमें से किसके तुल्य हैं, तो बहुत आसान है। तो दाब का विमा बल के बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। ऊर्जा के बराबर भी होगा नहीं, क्योंकि दाब और ऊर्जा दोनों अलग अलग चीजें हैं और आपको पता है ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इन दोनों में से कोई डाउट है, लेकिन एकांक आयतन पर बल कैसे हो सकता है। एकांक आयतन पर बल यानी कि बल बटा आयतन, तो बल बटा आयतन बल के बराबर कैसे हो सकता है, बल बटा आयतन बल के बराबर नहीं होगा। यानी आंसर क्या है, एकांक आयतन की ऊर्जा। वो एक गाना है ना, दे दी हमें आजादी बिना खगड़ बिना ढाल, तो आ गया आंसर बिना कैलकुलेशन, आसानी से आ गया। अब आप काम ये कर सकते हो, बल का विमेय सूत्र लिखिए आप, ऊर्जा का विमेय सूत्र लिखिए आप, एकांक आयतन पर बल निकालिए आप, उसका विमेय सूत्र निकालिए, एकांक आयतन की ऊर्जा निकालिए, दाब का विमेय सूत्र लिखिए, तब आपको पता चलेगा यार ये दोनों तो बराबर ही है। ये स्मार्ट वर्क है। ऊर्जा के बराबर होता नहीं है, बल के बराबर होगा नहीं, एकांक आयतन पर बल के बराबर होगा नहीं, तो बच गया ये। चलिए आगे चलें। किस युग्म की विमाएं समान हैं, तो देखो विकृति विमाहीन है तो ये तो होना नहीं है, विकृति विमाहीन है तो ये तो होना नहीं है। कोणीय वेग आवृत्ति नहीं पता, बल और प्रतिबल, देखिए बल बटा क्षेत्रफल प्रतिबल होता है। अभी आपको पीछे बताया गया था कि प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल होता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल क्या होगा, प्रतिबल होगा बल बटा क्षेत्रफल। ओके, यानी कि ये भी बराबर नहीं होगा, तो आगे आंसर ये कोणीय वेग इज इक्वल टू आवृत्ति, कोणीय वेग और आवृत्ति, हाँ ये दोनों समान होता है। अभी तो आपको बताया गया था ये भी t-1 होगा, ये भी t-1 होगा, तो कोणीय वेग और आवृत्ति आपका आंसर आ जाएगा, कोणीय वेग और आवृत्ति आपका आंसर आ जाएगा।
और ये है आपका अगला सवाल। ये तो आप खुद सॉल्व कर लेंगे यार, ये तो आप खुद सॉल्व कर लोगे। आप बताइए इसका आंसर क्या है, फटाक से मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। अभी आपको बताया गया था एक ऐसा कोई घटनाक्रम कि ये क्या है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल है। अगर ऐसा है तो चाल है, इसका विमेय सूत्र क्या था, LT-1 था। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो क्या मुझे ये नहीं मिलेगा, कर दो स्क्वायर, C स्क्वायर 1/μ0 L स्क्वायर T-2। पढ़ने से फायदा होता है दोस्त, पढ़ने से फायदा होता है। अगर आप दो चीजें पढ़ोगे तो तीसरी चौथी चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। ये वही तो हो रहा है। जब मैंने इसका विमेय सूत्र निकाला तो इसका वर्ग करूंगा तो इसका विमेय आ जाएगा, कितना आएगा, L2T-2। L2T-2 is the right answer. What is the right? The answer is the L2T-2। 1/μ0 की विमाएं कितनी होंगी, रटना नहीं है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब इसका विमेय सूत्र याद मत करने लगना, जरूरत नहीं है इसकी। निम्नलिखित में से कौन सा श्यानता गुणांक का सही मात्रक है। श्यानता गुणांक, इसको आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में, द्रवों के गुणधर्म जो कि चैप्टर 10 है वहां पढ़ेंगे। तो वहां पर श्यानता गुणांक, श्यान बल का एक फॉर्मूला होता है मेरे 12th के बच्चों, ηA/dV/dx। भूल तो नहीं गए। समस्या क्या है, क्लास 11th वाले बच्चे अभी पढ़े नहीं हैं और क्लास 12th वाले बच्चे भी भूल गए हैं पढ़ के। और मतलब समस्या क्या है, देखो जो चीज़ें हम याद रखना चाहते हैं या जो चीज़ हमें याद रखना चाहिए वो चीज़ हम याद नहीं रख पाते, और जिसे भूलना जरूरी है उसे हम याद रखते हैं। और देखो किसी शायर ने कहा है कि तुम्हें भूलने में मसला ये है, शायद ये मैं पहले भी सुना चुका हूँ लेकिन कितनी सही बात है, कि तुम्हें भूलने में मसला ये है कि तुम्हारी जगह किसको याद रखें। तो देखो इसको याद रखो, उसकी जगह इसको याद रखो, ये ज़्यादा काम आने वाला है। F = ηA/dV/dx, ये श्यान बल है। इस ईंटा, ये जो सिंबल है ऐसा, इसको ईंटा कहते हैं, इसको कहते हैं ईंटा। क्या कहते हैं बच्चा, इसको कहते हैं ईंटा। जो कि यहाँ किसको दिखा रहा है, ये श्यानता गुणांक को दिखा रहा है। A क्षेत्रफल है, dV वेग में परिवर्तन है, dx लंबाई में परिवर्तन है। तो ये दोनों को मिला के बोलते हैं क्या, इन दोनों को dV/dx को बोलते हैं वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वक्त आने पे समझ जाओगे आप, वो है ना कि कौन समझ सका है महज बातों से, कौन समझ सका है महज बातों से। हर एक के लिए हादसा जरूरी है, बिना हादसों के हम चीज़ें सीखते नहीं हैं। तो आपके साथ भी हादसा होगा जब आप वहाँ पहुँचेंगे। तो बताइए बच्चा, बल का विमेय सूत्र कितना हो जाएगा, mLT-2 हो जाएगा, dx L हो जाएगा, क्षेत्रफल L स्क्वायर हो जाएगा, वेग LT-1 हो जाएगा। चलो सॉल्व कर लो। अब ये L स्क्वायर, ये L और ये L कैंसल, ये m बच गया, ये L-1 बच गया, ये प्लस हो गया mL-1T-1। कहीं है क्या, mL-1T-1, mL-1T-1, ये हो जाएगा श्यानता गुणांक का विमेय सूत्र mL-1T-1। आपको सभी विमेय सूत्रों को रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। सवाल नंबर 19वां, निम्न युग्मों में से वह युग्म चुनिए जिनकी विमाएं समान नहीं है। देखो कार्य और बल आघूर्ण, कार्य का होता है mL2T-2, बल आघूर्ण भी आपने निकाला था mL2T-2, ये तो समान है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। आवेग और संवेग, आवेग देखो संवेग का होता है mLT-1 और आवेग का भी होता है mLT-1, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे पूछा है कौन समान नहीं है, अगर पूछता कौन समान है तो ये भी आंसर होता, ये भी आंसर होता। ये समान नहीं वाले की बात कर रहा है तो ये आंसर तो नहीं हो सकते। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक, अरे अभी तो देखा था क्या इसका, हालांकि आंसर यही है, फिर भी जड़ तो आघूर्ण देख लो।
जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा? जड़त्व आघूर्ण इज इक्वल टू mr स्क्वायर ना, द्रव्यमान इंटू दूरी का वर्ग, तो ml स्क्वायर होता है इसका विमीय सूत्र। बल आघूर्ण का क्या हो जाएगा? देखो बल आघूर्ण तो वहां पे लिखा हुआ भी है, बल इंटू लंबवत दूरी होता है, बल इंटू लंबवत दूरी, तो ये ml/t-2 ही आता है। और बेशक ये आपका आंसर होगा, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण का विमाएं समान नहीं है। कोणीय संवेग प्लांक नियतांक, अभी आपको बताया गया था कि कोणीय संवेग देखो काम की चीज है। कोणीय संवेग NH/2π, तो हमने बताया था ना, अभी पीछे चर्चा तो किया है इस बात पे कि जो विमा इसका होगा वही विमा इसका भी होगा, यानी ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की विमाएं क्या है? समान है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। चुंबकीय क्षेत्र की विमाएं लिखनी है आपको। चुंबकीय क्षेत्र की विमाएं MLT और C कूलॉम में लिखना है। अभी मैंने आपको बताया था कि F=ILB होता है, यहां से B आ जाएगा F/IL आ जाएगा। F के लिए क्या लिखोगे? MLT-2 लिखोगे, I के लिए A लिखोगे और इसके लिए L लिखोगे, तो क्या आ जाएगा? ML0T-2A-1। लेकिन ऑप्शन कहीं नहीं है। कहाँ पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। ये डालो कहीं, सुना था मैं, मेरा नहीं है। ML0T-2A-1, ये तो कहीं है नहीं। तो बच्चा ये आवेश के फॉर्म में बोला है ना, कैपिटल C के फॉर्म में बोला है। और अभी आपको बताया गया है Q होता है I/T, यानी C क्या हो जाएगा? A/T हो जाएगा। C A/T हो जाएगा। तो आप यहां से काम ये कर सकते हो कि यहां से A=C/T रख सकते हो। क्या मिलेगा आपको? ML0, ये और माइनस हो जाएगा। देखो यहां पर ML0T-2 और C/T का इनवर्स है बच्चा। C/T का इनवर्स है, यानी उल्टा हो जाएगा। यानी आ जाएगा आपका आंसर ML0T, ऊपर आ गया तो प्लस हो गया, -1 हो गया, और ये C-1 हो गया। देखो कौन सा आंसर है? ML0T-1 C-1, देखिए कहीं है आंसर? ML0T-1 C-1, यहां पे L नहीं है ना, तो L0 है। अब ये मत ढूंढते ना कि साहब इसमें तो L है, इसमें भी L है, इसमें L नहीं है, इसमें L नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। L0 है ना, तो L0 है मतलब 1 हो गया वो, तो MT-1 C-1। एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया ML0T-1 C-1। अगर कूलॉम के फॉर्म में लिखना है तो, अगर कूलॉम के फॉर्म में लिखना है तो एक फॉर्मूला और है बच्चा, लॉरेंज बल होता है QVB, F=QVB। क्लास 12 के बच्चे, जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर इतना बल लगता है, लॉरेंज बल नाम दिया है इसको, लॉरेंज नहीं दिया था। F=QVB, तो यहां से भी आप कर सकते हैं, देख लीजिए कैसा। B हो जाएगा F/QV, ये हो जाएगा MLT-2 डिवाइडेड बाई आवेश के लिए C LT-1। C क्यों काट रहा हूं मैं? L से L खत्म, तो क्या आ जाएगा? ML0T-1 C-1। ये भी तरीका सही है, ऐसा भी कर सकते हैं आप अगर ये फॉर्मूला याद है तो। F=QVB, ये आवेशित कण पे लगने वाला बल होता है, याद है कि नहीं? ये आवेशित कण पे लगने वाला बल है और ये चालक पे लगने वाला बल है। चलो आगे बढ़ो। चलिए अब देखते हैं ये सवाल क्या है। बहुत लंबा चौड़ा सा सवाल लग रहा है, देखते हैं क्या जितना लंबा चौड़ा सा सवाल है क्या इसका सॉल्यूशन भी उतना लंबा चौड़ा ही है? नहीं होगा ऐसा। देखो वो आपको सवाल बहुत लंबा चौड़ा देंगे, लेकिन उसका सॉल्यूशन यूं होगा, यूं होगा। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही हैं कि आप सवाल लेकर डर जाओ। आप बोल दो यार हमसे तो होगा नहीं, वो चाहते ही हैं, आपको डराना चाहते हैं। बोला ना, वो डर का बिजनेस कर रहे हैं, बस आपको डरना नहीं है। सवाल पढ़ो, सॉल्यूशन यूं बनेगा। तो एक प्रयोग में एक उपकरण द्वारा कोण नापने की आवश्यकता होती है।
चलिए आराम से समझते हैं। एक उपकरण से हम लोग कोण नापने की जरूरत है, हमको हम कोण नापने वाले हैं। इस उपकरण में मुख्य पैमाने के 29 भाग वर्नियर पैमाने के 30 भाग के बराबर हैं। ठीक है। यदि मुख्य पैमाने का लघुत्तम भाग, अब देखो, मुख्य पैमाने का लघुत्तम भाग आधे अंश के बराबर हो तो उपकरण का अल्पतमांक होगा। देखिए बच्चा, आप ये क्लास 9 में पढ़ के आए हो, किसी भी उपकरण का अल्पतमांक क्या होता है? किसी भी उपकरण का अल्पतमांक क्या होता है? मुख्य स्केल के एक भाग का मान, मुख्य स्केल के एक भाग का मान डिवाइडेड बाई वर्नियर स्केल, अगर हाँ वर्नियर ही है, वर्नियर स्केल पर भागों की संख्या, भागों की संख्या, यही तो है अल्पतमांक। मुख्य स्केल के एक भाग का मान डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल पर भागों की संख्या। मुख्य स्केल, मुख्य पैमाना, मुख्य स्केल, लघुत्तम भाग कितना है? 0.5 डिग्री है, 0.5 डिग्री है। और वर्नियर पैमाने में कितना है बच्चा? वर्नियर में 30 है, वर्नियर में 30 है खाने। जो मुख्य स्केल का एक खाना है, वो खाने वाला खाना नहीं है ना दोस्त, भूख मेरे को भी लग रही है, लेकिन ये डिवीजन की बात हो रही है। मुख्य स्केल का एक भाग, उसका मान कितना है? 0.5 डिग्री है। और वर्नियर में खानों की संख्या कितनी है? वर्नियर पैमाना कितने भागों में है? 30 भागों में है। तो यही तो फॉर्मूला है, मुख्य स्केल के एक भाग का मान डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल पर भागों की संख्या। 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हो, तो 1/60 डिग्री आ जाएगा ये। अब बच्चे ढूंढेंगे, यार यहां पे तो 1/60 डिग्री कहीं है नहीं, आधा है नहीं, एक है नहीं, मिनट क्या होता है? तो अब जिस बच्चे को पता है कि 1/60 डिग्री कितना होता है, 1 मिनट होता है, वो तो यूं बोलेगा, यूं बोलेगा बच्चा, 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट, 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट। ओके। जब भी मुश्किल सवाल आए तो डर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, डराती है मगर डर जाने का नहीं, डरने का नहीं है बच्चा। वो किसी शायर ने कहा है कि रास्ते में रुक कर दम लूं ये मेरी आदत नहीं, रास्ते में रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊं ये मेरी फितरत नहीं। हार मानना आपकी फितरत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अगला सवाल इसी जोश और जुनून के साथ, ये आपको कुछ संख्याएं दी गई है 23.023 और एक ये भी है 0.0003, एक ये भी है 2.1 × 10⁻³ देखो सवाल कहाँ पूछा जा रहा है। आप देखिए तो सवाल कहाँ पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है। आपको बताना है सार्थक अंकों की संख्या। तो जिस बच्चे ने भी सार्थक अंकों के नियम पढ़े हैं उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नियम क्या है, यहां से स्टार्ट करते हैं कि जितना भी नॉन जीरो होता है, जितनी भी अशून्य संख्याएं होती हैं उनको सार्थक अंकों में गिना जाता है। जितनी भी अशून्य संख्याएं हैं 1, 2, लेकिन 10 के घाट को नहीं गिनते हैं बच्चा, याद है ना, 10 के घाट को नहीं गिनते हैं, यानी यहां पे केवल कितना है, यहां पे 2 है बस। ओके, यहां पे आइए, अब अशून्य संख्याओं के बीच चाहे जितना भी जीरो हो सबको गिनना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, यहां पे 5 आ जाएगा। अब यहां पे कितना होगा, बच्चे गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 है, संभव ही नहीं है। रूल क्या है कि ये दशमलव यहां पे है, जरा देखिएगा रूल क्या है। रूल ये है कि पहली अशून्य संख्या के बाईं ओर जितना भी जीरो होता है, पहली अशून्य संख्या के बाईं ओर जितना भी जीरो होता है उसको सार्थक अंकों में गिनती नहीं करते हैं। यानी यहां पे केवल एक है, 5, 1, 2, 5, 1, 2 फेंक दो, 5, 1, 2 क्वेश्चन को फेंक दो। तो 5, 1, 2 रूल क्या क्या है, थोड़ा सा रिवाइज कर लें क्या रूल को। जितना भी अशून्य संख्याएं होती हैं सबको सार्थक अंकों में गिना जाता है, 10 की घात को नहीं गिना जाता है।
और अशून्य संख्याओं के बीच चाहे जितना भी जीरो हो, दशमलव कहीं भी हो, सबको गिनना होता है। और ये देखिए, अशून्य संख्या के बाईं ओर जितना भी जीरो है उसको नहीं गिनते हैं, लेकिन दाईं ओर जितना भी जीरो आता है, अगर दशमलव वाली संख्या है, दशमलव वाले की संख्या के लास्ट में जितना भी जीरो है उसको गिनना है। याद है, दशमलव वाली संख्या के लास्ट में जितना भी जीरो है उन सबको गिनते हैं, लेकिन अगर वो संख्या दशमलव रहित है तो लास्ट वाले जीरो को भी नहीं गिनते हैं। याद है? देखो रूल क्या क्या थे, आप भूल जाते हो, दिक्कत यही है, समस्या यही है। मैंने बोला 0 पॉइंट, उसी को ले रहा हूं मैं, 003, तो आपने बोला यहाँ पे 1 है, क्योंकि रूल क्या है, प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर जितना भी जीरो है उसको नहीं गिनते हैं। अगर मैं 2 जीरो लगा दूं तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर दशमलव वाली संख्या है तो पीछे में जितना भी जीरो है उसको गिनते हैं। लेकिन अगर ये केवल ऐसा हो तो केवल इसमें 1 होगा, क्योंकि अगर दशमलव रही संख्या है तो पीछे वाले जीरो को नहीं गिनते हैं। लेकिन अगर मापन से मिला हुआ है, अगर वो डेटा, अगर वो आंकड़ा मापन से मिला है, अगर मैं यहां पे मीटर लिख देता हूं, 300 मीटर, 300 मीटर लिख देता हूं बच्चा, 300 मीटर, तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। मापन से जो मिलता है उसमें गिनते भी हैं। अगर दशमलव रही संख्या है तो लास्ट वाला जीरो को नहीं गिनते हैं, नियम यही है, तब वहां पे 1 ही होगा। लेकिन अगर वो संख्या मापन से प्राप्त हुई है तो पीछे वाले जीरो को भी गिनते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है सार्थक अंकों को लेकर, तो सार्थक अंकों पर वीडियो बना हुआ है, आप जाकर उसे देखिए। चलिए आगे बढ़िए। एक तार का व्यास यानी कि डायमीटर नापने में किए गए स्क्रू गेज के प्रयोग से निम्नलिखित मापन होता है। मुख्य स्केल का पाठ्यांक कितना है, जिसको हम बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग, कितना है बच्चा, मेन स्केल रीडिंग है 0 mm। ओके, 0 mm है। वृत्तीय स्केल का पाठ्यांक CSR है, ये सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है, एक्चुअली में नंबर ऑफ डिवीजन है ये, डिवीजन कितना डिवीजन है, ये डिवीजन कितना डिवीजन है, 52। ओके, मुख्य स्केल पर 1 mm 1 मिलीमीटर स्केल के 100 भागों के संगत है। यानी यहां से बोल रहा है कि आप अल्पतमांक निकाल लो, वो तो मेरे को पहले से पता है, लेकिन फिर भी बता दूं, अल्पतमांक क्या होगा, मुख्य स्केल के एक भाग का मान डिवाइडेड बाई जो सर्कुलर स्केल है, जो वृत्तीय पैमाना है उस पर भागों की संख्या, तो ये आपको कितना मिलेगा, 0.01 mm मिलेगा। लेकिन बात सेंटीमीटर में करना है तो 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये स्क्रू गेज का अल्पतमांक है, जो आपको पहले से ही याद था। अल्पतमांक कितना हो जाएगा, 0.01 mm हो जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मेन स्केल रीडिंग तो 0 है, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा, जो डिवीजन होता है उसको लीस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक से गुणा कर देते हैं। जो नंबर ऑफ डिवीजन होता है, कहां गया, 52, उसको किससे गुणा कर दीजिए, उसको लीस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक से गुणा कर दीजिए, आपको CSR मिल जाएगा। तो 52 इंटू 0.001 सेंटीमीटर कितना आ गया, ये 0.052 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर कितना होगा, फाइनल आंसर होता है MSR प्लस VSR, 1 ईयर नहीं है, CSR होगा। तो 0 प्लस कितना, 0 प्लस यहां पर 0.052 यानी कि 0.052 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर इज द, देखो कहां पे है, 0.052 सेंटीमीटर, 0.052 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत क्या यहां पर, कोई समस्या है क्या यहां पर, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। तो ये सब सवाल भी आ रहे हैं जो आपने 9th में पढ़ रखे हैं, ये सब चीजें आप 9th में पढ़ लेते हो, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज। तो फिर से देख लो, मेन स्केल रीडिंग 0 है, कितना डिवीजन मैच कर रहा है, 52वां भाग। CSR कितना हो जाएगा, 52, जो नंबर ऑफ डिवीजन है उसको लिस्ट काउंट से इंटू कर लीजिए, अल्पतमांक से गुणा कर लीजिए। अल्पतमांक क्या हो जाएगा, मुख्य स्केल पर एक भाग का मान डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या।
0.01 mm आया है, 0.001 सेंटीमीटर हो जाएगा। सर्कुलर इसका रीडिंग निकाल लीजिए, आंसर ये आ जाएगा। तो कितना आसान होता है ना चीज़ों को करना, अगर आपको चीज़ें पता हैं तो। और चीज़ें पता कैसी होंगी, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, ये बोलकर अपने आप को कमज़ोर मत करिए, क्या मेरा दिमाग तो कमज़ोर है, वो बंदा जो मेरे ज़्यादा नंबर लाता है वो मेरे ज़्यादा होशियार है, उसका दिमाग ज़्यादा तेज है, उसको भगवान ने ऐसा बनाया है, ये आप एक्सक्यूज मत दीजिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कोई भी चीज़ आपके मेहनत को रिप्लेस नहीं कर सकती है। मेहनत करिए, मेहनत हार्डवर्क करिए। तो अब यहां पर देखिए, एक प्रिज्म का कोण नापने में प्रयोग किया गया स्पेक्ट्रोमीटर निम्नलिखित मापन देता है। देखो भाई, यहां पे MSR कितना है देख लो। मेन स्केल रीडिंग कितना है बच्चा, MSR मेन स्केल रीडिंग है 58.5 डिग्री। ओके, वर्नियर स्केल मापन में 9 भाग। वर्नियर स्केल पे डिवीजन कितना है, डिवीजन आया 9, और दिया है कि मुख्य स्केल का एक भाग 0.5 डिग्री के बराबर है। तो पहले मैं लेफ्ट काउंट निकाल लूंगा, पहले मैं अल्पतमांक निकाल लूंगा। कितना आसान है यार ये सब चीजें। 0.5 डिग्री बटा 30 कितना आ जाएगा, 1/60 डिग्री। ये है अल्पतमांक, 1/60 डिग्री हो जाएगा अल्पतमांक। और जब आपको आंसर चाहिए होता है तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं MSR प्लस VSR, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। MSR कितना है, 58.5 डिग्री है, प्लस VSR कितना आएगा। VSR निकालना है तो आपको जो डिवीजन है उसमें लिस्ट काउंट का इंटू करना पड़ेगा, यानी कि 9 × 1/60 आ जाएगा। ओके, 10 को अलग रख लीजिए, 9 को 6 से भाग दे लीजिए, कितना आएगा, 6 कम 6 और बचेगा 3, 6 बचे 30 यानी 0.15, तो यह आ जाएगा 58.65 डिग्री। कोई है क्या आंसर, देखो 58.65 डिग्री, ये हो गया आसानी से। ये सवाल भी आते हैं, वो भी इस लेवल पे, ये सब सवाल भी आते हैं। बताइए 58.65 डिग्री केवल क्या है ये, क्या आपने ये चीजें 9th में नहीं पढ़ी हैं। वर्नियर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, लिस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, जो पढ़ा है ना बच्चा उसको बस अपने पास रखना है, जाने मत देना। अब ये क्या है देख लेते हैं, निर्वात में विद्युतशीलता। ओके, आपको अब यहां पूछा है कि बताओ भैया इसका वेग कितना होगा, JEE मेंस 2013। अगर आपको याद नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कूलाम का नियम, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है ये। क्लास 12 के बच्चे याद है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। 1/4πε0 Q1 Q2/r² क्या है, बल है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। तो यहां से मुझे ये चाहिए, यहां से मुझे ये चाहिए, ठीक है। इसकी कोई विमा नहीं है, तो अगर मैं निकालता हूं ε0 इधर ले जाता हूं, ये इधर चला गया, Q1 Q2 r² नीचे, F आ गया नीचे, ε0 आवेश के लिए क्या लिखेंगे आप, आवेश के लिए लिखेंगे A × T, दोनों आवेश ही हैं। ये हो जाएगा लंबाई का वर्ग mLT-2। सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, m ऊपर गया -1 हो गया, L³ हो गया, ऊपर जाएगा तो L-³ हो गया। A का स्क्वायर भी है, A का स्क्वायर भी है, T-2 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा T का घात 4। मैच करो, सही जोड़ी मिला लो, क्या ये आंसर है। m-1 L-3 T4a², m-1 L-3 T4a²। कोई दिक्कत यहां पर, कोई समस्या है क्या। ये नियम पता होना चाहिए जो कि हर क्लास 12 पढ़े हुए बच्चे को पता है,
लेकिन वो इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। उनको लगता है यार इसको तो मैंने याद ही नहीं किया है, इसको तो मैंने याद ही नहीं किया तो मैं इसको बना ही नहीं पाऊंगा। अरे यार ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, निकालना पड़ेगा। रास्ते कभी बंद होते हैं क्या? पानी अपना रास्ता कहीं ना कहीं से बना ही लेता है। तो बच्चे आप भी पानी ही तो हो। अरे कहीं से भी मोड़ वोड़ के घुस जाओ, कहीं ना कहीं से आप आंसर निकाल ही लो, क्या समस्या है। 26 गायब है। 27 एक विद्यार्थी ने, देखिएगा कितना आसान सा सवाल आया है ये। एक विद्यार्थी ने एक छड़ की लंबाई माप कर बताया कितना है, 3.50 सेंटीमीटर है। 3.50 सेंटीमीटर दशमलव के बाद 2 अंकों तक नापा है। यानी जिस भी उपकरण से नापा होगा, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से नापा होगा, उसका लिस्ट काउंट कितना होना चाहिए? 0.01 सेंटीमीटर होना चाहिए। दशमलव के बाद 2 अंक तक होना चाहिए उसका लिस्ट काउंट। मीटर स्केल से नहीं नापा जा सकता। स्क्रू गेज का तो 0.001 होता है। ओके, स्क्रू गेज की बात नहीं होगी। आंसर क्या होगा? वर्नियर कैलिपर्स होगा। आप निकाल के देख भी सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो कितना आसानी से बना सकते हो आप। नहीं आया क्या समझ में क्वेश्चन? बच्चा सवाल ये है कि छड़ की लंबाई को बोला 3.50 सेंटीमीटर है, तो बताओ कि किस उपकरण का प्रयोग किया होगा। 3.50 दशमलव के बाद 2 अंकों तक नापा है, यानी जिस भी उपकरण से नापा होगा उसका लिस्ट काउंट कितना होना चाहिए? दशमलव के बाद 2 अंकों तक होना चाहिए, 0.01 सेंटीमीटर होना चाहिए। मीटर स्केल के बस की बात नहीं है। वर्नियर स्केल का कितना स्क्रू गेज का कितना होता है? 0.001 सेंटीमीटर होता है। तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इससे ही काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी सरल लोलक का आवर्त काल, ये क्वेश्चन हमने किया है। देखिए जो क्वेश्चन आप क्लास में करते हैं ऐसा नहीं है कि किसी काम का नहीं है। सर आप क्या पढ़ाते हो, हमारे काम का है क्या? देख बच्चा काम का है कि नहीं है। देख बालक, देख JEE मेंस 2015 में आया है। ये कितना दिया है आवर्त काल? कैपिटल T = 2 पाई √L/G। इसको तो आपको खुद सॉल्व कर लेना चाहिए। आंसर भी मुझे याद है, 3% आता है इसका आंसर। इसको सॉल्व किया है। अगर आपने लेक्चर अटेंड किया है तो, अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपको बिल्कुल पता है। फिर भी मैं आइडिया देता हूँ करना कैसे है। कैसे करेंगे? स्क्वायर कर देता हूँ, T स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, L/G हो जाएगा। मुझे G की बात करनी है, इसको हटाई दो यार। 4 पाई स्क्वायर है, ये L है, बाई T स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका तो आप मापन थोड़ी करोगे, ये तो आपको मालूम है। तो जब हम लोग बात करेंगे कि डेल G के मापन में प्रेडिजर त्रुटि कितनी है, तो क्या करेंगे आप? डेल L/L करेंगे। परसेंटेज देख लो कितना परसेंटेज त्रुटि है, प्लस 2 डेल T/T हो जाएगा। चलो देख लो आसान से। डेल L कितना है? डेल L है 1 mm। देखो 1 mm है, 1 mm है, यानी कि देखो यथार्थता लिखा है ना। L जो मापा है 20 सेंटीमीटर है, यानी L 20 सेंटीमीटर है। लेकिन जिस भी उपकरण से नापा है उसका यथार्थता, यानी उसमें संभव त्रुटि कितनी हो सकती है? 1 mm की हो सकती है, यानी 0.1 सेंटीमीटर का हो सकता है। प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल T। जब आपने दोलनकाल नापा है तो कितना दोलनकाल नापा है? 90 मेजर किया है। और कितना की गलती हो सकती है? 1 सेकंड की गलती हो सकती है। यानी यहाँ पर L है 20 सेंटीमीटर, डेल L है 1 mm, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे T कितना है? 90 सेकंड है। डेल T कितना है? 1 सेकंड है। सॉल्व कर लो यार, सॉल्व कर लो। आंसर आपको मिलेगा 2.72% के आसपास आता है, जो कि 3% हो जाएगा। ये आंसर होगा। इसको हमने क्लास में सॉल्व किया है, इसलिए मैं पूरा सॉल्व करके आपको नहीं दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए कि सर आपने बहुत सारी त्रुटियां पढ़ाई थी, त्रुटियों को व्यक्त करने का तरीका पढ़ाया था कि निरपेक्ष त्रुटि होता है, अपेक्षित त्रुटि होता है, परसेंटेज त्रुटि होता है। किस काम का है? ये सब काम का ही तो है। और यहाँ भी देखो, एक छात्र यानी कि एक बालक, छात्र लिखा है, बालिका तुम नाराज मत होना कि मेरा ये सवाल देख कर तुम नाराज मत होना। नाराज होने वाली बात ही नहीं है। छात्र यानी कि बालक भाई, छात्र है, छात्रा नहीं है, बालक है।
एक सरल आवर्त दोलक के 100 आवृत्तियों का समय 4 बार मापता है, 4 बार मापता है। एक बार 90 मापा है, एक बार 91 नापा है, एक बार 95 नापा है, एक बार 92 नापा है। तो माध्य कितना आ गया? माध्य 4 से भाग दे दो, 92 सेकंड आ जाएगा। सवाल करेंगे आपको 92 सेकंड मिलेगा। कर लो, करके देख लो। माध्य क्यों निकाला है? क्योंकि ये सब जो दिया है 90 सेकंड, 91 सेकंड, 95 सेकंड, 92 सेकंड, ये मापित मान है। अब वास्तविक मान क्या होता है? आप माध्य निकाल लेते हो तो वही वास्तविक मान होता है। अब आप त्रुटि निकाल लीजिए। निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकलता है? निरपेक्ष त्रुटि होता है मापित मान माइनस वास्तविक मान। निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा? निरपेक्ष त्रुटि तो मैं यहां पे ऐसा समझा देता हूं। डेल ए क्या होता है बच्चा? डेल ए का मॉड तो आप लेते ही हो। क्या हो जाएगा? वास्तविक मान माइनस मापित मान, या ऐसा भी लिख सकते हैं आप, मापित मान माइनस वास्तविक मान, एक ही चीज है। चलो ऐसे ही लिख देता हूं। मापित मान माइनस वास्तविक मान। और वास्तविक मान क्या होता है? इसका मॉड लेना पड़ेगा। केवल आपको मतलब है कि कितना ऊपर नीचे हुआ है। चलिए देखते हैं, सब निकाल लेते हैं हम लोग। पहले के लिए नापेंगे कितना आ जाएगा? 90 माइनस 92, इसका मॉड। ओके। सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा? 91 माइनस 92, इसका मॉड। ओके। 95 है बच्चा, 95 माइनस 92, इसका मॉड। ओके। 92 माइनस 92, 92 माइनस 92, ओके। प्लस 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 भाग दे दो 4 से, क्या आ जाएगा? डेल ए का माध्य आ जाएगा। इसको बार लगा दूं क्या यहाँ पे? डेल ए का बार, एवरेज निकाल लिया मैंने ऐसा। ये हो जाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। देख लो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितना आ रहा है? 90 माइनस 92 2 हो जाएगा, 91 माइनस 92 1 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, वो तो 0 हो गया, बटे 4 हो जाएगा। 3 1 4, 4 2 6, 6/4 कितना? 4 एकम 4 दशमलव 4 5 से 20। ये सेकंड है, टाइम है ना, तो सेकंड है बच्चा। टाइम है यानी कि अपना टाइम आएगा, देखते हैं कब आएगा, लेकिन आएगा। टाइम है यानी कि क्या है? टाइम है यानी कि सेकंड है बच्चा। यानी कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितनी है? 1.5 सेकंड है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि है 1.5 सेकंड। तो अब देखो जो वास्तविक मान कितना है, जो माध्य आपने निकाला है 92, ओके 92 होगा। और ये जो त्रुटि है इसको प्लस माइनस कर सकते हैं आप, प्लस माइनस 1.5 सेकेंड। तो ये आंसर होना चाहिए आपका 92 प्लस माइनस 1.5 सेकेंड। लेकिन अब आप बोलोगे यार ऑप्शन तो कहीं है ही नहीं, आंसर तो कहीं है ही नहीं, तो क्या मैं ये लिख के काम चला लूं? बिल्कुल गलत बात। ऐसी गलती आप करोगे ही नहीं। अगर आप ये आंसर लिख के काम चला रहे हो मतलब आपको पता ही नहीं है, बेसिक पता ही नहीं है। अरे यार जिस भी घड़ी से नापा है उसका अल्पतमांक कितना है? जिस घड़ी से नापा है उसका अल्पतमांक 1 सेकंड है। यानी वहां पर पॉइंट में बांटा ही नहीं कर सकते आप, सेकंड लिखा है वहां पे, आप पॉइंट में बांटा ही नहीं कर सकते। अल्पतमांक 1 सेकंड है, यानी कि इसको आपको क्या करना पड़ेगा? 92 प्लस माइनस 2 सेकंड करना पड़ेगा। वहां पे आप दशमलव में जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपका जो घड़ी है उसका अल्पतमांक कितना है? 1 सेकंड है। कम से कम वो 1 सेकंड को नाप सकता है, तो दशमलव में बात बनेगा ही नहीं। आप दशमलव की बात कर ही नहीं सकते, मिटाना नहीं है, आप दशमलव की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि अल्पतमांक कितना है? 1 सेकंड है। तो 1.5 सेकंड ना होके वो क्या होगा? प्लस माइनस 2 सेकंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा? मापे गए माध्य समय को उसे लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए। आपसे पूछा कैसे लिखना चाहिए, तो ये माध्य समय हो गया 92। अब जो त्रुटि है उसको प्लस माइनस किया जाता है, लेकिन त्रुटि आपकी 1.5 सेकंड है, जो कि अल्पतमांक 1 सेकंड है। तो आपको दशमलव के एक अंक तक जा नहीं सकते आपको 1 2 3 4 5 ऐसे में ही रहना है। तो आप 2 के पास रहोगे ना, जो सबसे पास है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये है आखिरी सवाल आज का। मैं चाहूंगा आप
अभी तक तो मेरी बात आपने नहीं मानी होगी। मैंने बोला था कि यार वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, उसके बाद नहीं बनेगा तो कंटिन्यू करना। आपने मेरी बात मानी नहीं है, मुझे पता है। यहाँ पे तो मान लो यार, यहाँ पे मान लो। तो चलो ये क्या है बच्चा, यहाँ पे दिया है कि एक स्क्रू गेज है जिसका पिच है 0.5 मिलीमीटर और उसके वृत्तीय स्केल पर कितने भाग हैं, 50 भाग हैं। अगर आपको पता है कि स्क्रू गेज का अल्पतमांक क्या होता है तो कोई समस्या ही नहीं है। स्क्रू गेज का अल्पतमांक होता है पिच डिवाइडेड बाई वृत्तीय स्केल पर भागों की संख्या। वृत्तीय स्केल पर भागों की संख्या, पिच डिवाइडेड बाई वृत्तीय स्केल पर भागों की संख्या। पिच है 0.5 mm, वृत्तीय स्केल पे भागों की संख्या है 50। तो सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा। इसको आप 5/500 लिख सकते हैं ना। तो ये और ये खत्म, कितना आ गया 0.01 mm। 100 से भाग देंगे ना, ऐसा है ना कि ये 1/100 है। 1/100 कितना हो जाएगा 0.01 mm। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ये mm में लिखा हुआ है इसलिए mm में है। ओके, तो ये आ गया अल्पतमांक। ठीक है, माप लेने के पूर्व यह पाया गया है, मापने से पहले हम लोग चेक कर रहे हैं कोई त्रुटि थोड़ी है। त्रुटि चेक करते हैं ना, तो स्क्रू गेज के पेंच की नोक स्टड को स्पर्श करती है तो 45वां भाग मुख्य स्केल के लाइन के संपाती होता है और मुख्य स्केल का शून्य मुश्किल से दिखता है। आपने स्क्रू गेज देखा होगा, मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको। आपने स्क्रू गेज देखा होगा, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं। यहाँ पे स्टड होता है ना, ये ठीक है। ओके, इसी को आप घुमाते हैं आगे बढ़ता है। ये सर्कुलर स्केल होता है, यहाँ पे देखा ना, सर्कुलर स्केल होता है। सर्कुलर स्केल होगा, आप इसको जब यहाँ पे चिपकाएंगे, सर्कुलर स्केल यही होता है, घुमा घुमा के आगे ले जाते हैं। तो जब ये स्टड को, इसका जो चोंच है, चोंच नहीं नोक है, जो स्क्रू गेज की पेंच का जो नोक है, स्टड को जब टच करता है तो कौन सा भाग, 45वां, कौन सा भाग, सर्कुलर स्केल का 45वां भाग जो है, ये जो मेन स्केल रीडिंग है उसके सीधा में है। ओके, यही हो जाएगा सर्कुलर स्केल का डिवीजन। 45वां भाग मैच कर रहा है और बोल रहा है कि 0 बड़ी मुश्किल से दिख रहा है। किसका 0, मुख्य स्केल का 0 बड़ी मुश्किल से दिख रहा है। अब आपको पता है कि मुख्य स्केल ऐसा होगा, ये 0 होगा, फिर आगे चीजें आगे बढ़ेंगी, ऐसा आगे बढ़ेंगी। 0 के ये आगे आ गया है, जब आप घुमाते हैं तो ये आगे आ गया, मतलब कौन सा त्रुटि होगा, ये ऋणात्मक होगा। पहली बात तो ये, अगर 0 के इस साइड आ गया है तो ऋणात्मक होगा, 0 के उस साइड आ गया है तो धनात्मक होगा। ऋणात्मक है तो यहां पे शून्यान त्रुटि कैसे निकालेंगे आप, शून्यान त्रुटि, पहली बात तो ये कौन सी त्रुटि है, ऋणात्मक है, क्योंकि 0 दिख नहीं रहा है, 0 के इस साइड आ गया है, 0 के उस साइड ही रहता, 0 के अगर दाएं साइड रहता तो धनात्मक शून्यान त्रुटि होती, 0 के बाएं साइड में आ गया है तो ऋणात्मक शून्यान त्रुटि है। चलिए आगे बढ़ें, कैसे निकालते हैं आप शून्यान त्रुटि, कौन सा भाग, 50 माइनस 45वां भाग इंटू लेफ्ट काउंट कितना है, 0.01 है, तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 45, 0.05 mm। और शून्यान त्रुटि ऋणात्मक है तो यहाँ माइनस लिख दीजिए, शून्यान त्रुटि ऋणात्मक है तो यहाँ माइनस लिख दीजिए। तो अभी तक हमने किया क्या है, आपने अल्पतमांक देख लिया कितना है, 0.01 mm है। शून्यान त्रुटि कितनी है, ऋणात्मक शून्यान त्रुटि है -0.05 mm। अब आपको निकालना है कि रीडिंग नापे हैं तो कितना है। मुख्य स्केल का पठान कितना है बच्चा, मेन स्केल रीडिंग है प्लस आपको सर्कुलर स्केल रीडिंग करना पड़ेगा। मेन स्केल रीडिंग है 0.5 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए 25 को इंटू कर दीजिए, किससे, 25 को इंटू कर दीजिए, वही भाग है ना जो 0 के लाइन में है, तो वही सर्कुलर स्केल का डिवीजन होगा। लेफ्ट काउंट से इंटू कर दीजिए,
0.01 mm में है। ये सारी चीज़ें mm में बात की जा रही हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ है किस में है, यहाँ पे जो भी चीज़ है mm में है। चलिए आगे बढ़िए। ओके, तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.25 यानी कि हो जाएगा 0.75 mm। 0.75 ये प्रेक्षित है, ये प्रेक्षित मान है बच्चा। ये कौन सा मान है? ये प्रेक्षित मान है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड डेटा है 0.75 mm। जो वास्तविक मान होगा, वास्तविक कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना पड़ेगा? जो प्रेक्षित मान है उसमें शून्यांक त्रुटि को माइनस करना पड़ता है चिन्ह के साथ। शून्यांक त्रुटि को माइनस करना है चिन्ह के साथ। तो हम लोग इसको ऐसा याद करते हैं कि ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि को जोड़ दिया जाता है, धनात्मक शून्यांक त्रुटि को माइनस कर दिया जाता है। तो कितना आ जाएगा ये? 5 5 10 0.80 mm। देखो 0.80 mm, दिस इज द आंसर इज द बी 0.80 mm। तो पहले आपने निकाल लिया अल्बर्ट मान, उसके बाद शून्यांक त्रुटि, शून्यांक त्रुटि के बाद प्रेक्षित मान और लास्ट में वास्तविक मान कितना? 0.80 mm मिलीमीटर। ओके, सो आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आप मेरे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हैं, अगर आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, अगर आपको इनसे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही। हम लोग मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, जो कि होगा एक सरल रेखा में गति। तब तक के लिए अलविदा।